हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूं क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 4। ठीक है, और हमारा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम इस जो चैप्टर है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में यानी कि इस चैप्टर में हम 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। ठीक है, हम यह भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिले। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सांची की एक झलक। ठीक, चलिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आपके चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सांची की एक झलक। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि आप ट्रेन से जब जाइएगा तो कैसे आपको ये दिखेगा, कहाँ आपको उतरना होगा, तो वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, शुरू करते हैं। भोपाल की नवाब, ठीक है, भोपाल की नवाब जिसका टाइम है 1868 से लेके 1901 ईस्वी, शाहजहां बेगम। ठीक है, भोपाल की नवाब थी शाहजहां बेगम। इनकी आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर जो है जो राइटर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछ दिया जाता है, उनके बुक्स के बारे में पूछ दिया जाता है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि भोपाल की नवाब जो है शाहजहां बेगम, इनकी आत्मकथा क्या है? ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, मैंने यहाँ आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि एकदम सारी चीजें जो है ना, ये पॉइंट में लिखी है। ये पॉइंट में इसलिए लिखी है ताकि आपको जो है बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आ सके। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, पहला पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है कि यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज तो आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में इनका बहुत ही ज्यादा कब्जा था, है ना। ये बहुत पावरफुल हो गए थे हमारे इंडिया में आकर के। तो जो यूरोपीय थे, इनकी सांची का जब स्तूप इन लोगों ने देखा था तो उसमें इन लोगों की काफी दिलचस्पी थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से ले जाने की इजाजत मांगी। जो फ्रांसीसी जो थे, उन्होंने सांची का पूर्वी तोरण द्वार, ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में मैं आपको दिखाती हूँ। सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार है उसका पिक्चर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। चीजों को समझते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए, ये शायद आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, ये है तोरण द्वार। इसका एक ये दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये इसमें देखिए, ये पूरा क्लियर यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सांची का पूर्वी तोरण द्वार। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये तोरण द्वार बनाया हुआ है। ठीक है, और ये कब बना था ये आप सोच सकते हैं खुद से ही। ठीक है, तो ये जो तोरण द्वार था, तो फ्रांसीसी जो थे, इनको इसमें बड़ा इंटरेस्ट आया और इन्होंने जो शाहजहां बेगम थी, इनसे क्या कहा कि हमें जो है ये तोरण द्वार दे दीजिए, हम इसको फ्रांस ले जाएंगे और वहां के म्यूजियम में इसे रखेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। ठीक है, अब जब इन्होंने शाहजहां बेगम से, ठीक है, शाहजहां बेगम से इसे ले जाने की इजाजत मांगी, तो भाई शाहजहां बेगम ने बहुत ही दिमाग लगाया और सोचा कि अगर ये तो हमारे देश की एक धरोहर है और अपनी धरोहर को हम दूसरों को कैसे सौंप दें, और नाराज भी नहीं कर सकते थे भाई, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया कि प्लास्टर से
ऐसी सेम टू सेम एक प्रतिकृति बना दी, ठीक है, बनवाई और उसे इन लोगों को सौंप दिया। और किस्मत की बात ये थी कि जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे, ये दोनों ही इसी प्लास्टर की प्रतिकृति से क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, ठीक है, और वही वो लेके चले गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि शाहजहां बेगम ने जो ये तोरण द्वार है सांची का, इसे बचा लिया, जो हमारी भारतीय धरोहर है इसे बचा लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भोपाल के शासकों यानी कि शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया था। ये जो है याद रखने वाली चीज है, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो तो अपने एग्जाम के लिए इसको पढ़ेंगे, है ना, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी क्लास 12th कर चुके हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है, खास करके अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो सवाल हैं वो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो जॉन मार्शल था, इसने क्या किया था, सांची पर इसने अपना एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, और इस ग्रंथ को, इस बुक को उसने किसको सौंपा था, सुल्तान जहां जो बेगम थी उसे सौंपा था, ठीक है। और सुल्तान जहां बेगम जो थी वो किसकी उत्तराधिकारी थी, शाहजहां बेगम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सांची को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि सांची जो है, सांची स्तूप जो है, इसको लेकर के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है वो। तो पहला प्रश्न क्या है कि आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि ये जो सांची का इमारत है इसका इतना महत्व क्या है ना। दूसरा देखिए, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है, ठीक। और चौथा प्रश्न देखिए, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया, ठीक है, यहां पर किसने होगा, किसने दिया। और लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इसकी खोज कब की गई, ठीक है, इसे कब खोजा गया, ठीक। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को समझेंगे। मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी है उसी किताब से पढ़ा रही हूँ, उसी से ये नोट्स आपके लिए रेडी किया है। तो बहुत ही आराम से, इत्मीनान से हम चीजों को समझते हुए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, पृष्ठभूमि, ठीक है। अब जो कोई भी चीज है उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी काम की जो पृष्ठभूमि होती है, जो बेस होता है, ठीक है, वो किस तरीके से तैयार होता है, वो बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, तो अब आप लोगों को समझ में आएगा जो ये ऊपर हमने क्वेश्चंस पढ़े, और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पृष्ठभूमि में क्या है, यज्ञ और विवाद, ठीक है। हमारा पृष्ठभूमि क्या, हमारा बेस क्या है यहाँ पर, यज्ञ और विवाद, ठीक है। चलिए देखते हैं, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण मोड़ जो है विश्व इतिहास में, वर्ल्ड के हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इसका रोल क्यों है, ठीक है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए इस काल में, इस टाइम पीरियड में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ, ठीक है। इस वजह से ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं और समझते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.1, ठीक है, यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा। देखिए, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है ना, आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह। ऋग्वेद क्या है? अग्नि, इंद्र, सोम और ऐसे कई देवताओं की स्तुति का क्या है? संग्रह है। इसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए कि जो यज्ञ होते थे इस टाइम पे, जो लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, वो क्यों करते थे? क्या चाहते थे वो? तो लोग जो थे वे मवेशी यानी कि जानवर, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए यज्ञ किया करते थे, ठीक है। लोग क्यों करते? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप लोग कभी भी पुराने केवीएस के जो भी एग्जाम होते हो या एनवीएस के हो या नेट का एग्जाम हो, कोई भी पुराना आप कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं। और ये जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इन्हीं को हम भूल जाते हैं और एग्जाम में फिर हम पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें भूलना नहीं है। चलिए, अब देखिए, तो हमें समझ में आ गया कि जो यज्ञ की परंपरा थी, तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे? यज्ञ किया करते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, है ना। यज्ञ क्यों करते थे? तो मवेशी के लिए करते थे, बेटों के लिए करते थे, स्वास्थ्य के लिए करते थे, लंबी आयु के लिए करते थे, और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनके लिए जो लोग थे वो यज्ञ किया करते थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.2, नए प्रश्न। अब लोगों के मन में धीरे धीरे कुछ नए नए प्रश्न उठने लगे, क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। उपनिषद 6ठी सदी ईसा पूर्व से, ठीक है ना, में पाई गई विचारधाराओं से यह पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, ठीक है, जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगे, ठीक है। अब जो लोगों के मन में नए नए जो क्वेश्चंस उठने लगे, क्या था वो क्वेश्चन? क्या था कि जीवन जो है, ये हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, क्या मतलब है इसका? मृत्यु के बाद भी क्या कोई जीवन होता है क्या? कोई संभावना है इसकी कि हम जब मर जाएं उसके बाद भी कोई जीवन होगी? और क्या पुनर्जन्म भी होता है? तो ये सारे जो सवाल थे ये लोगों के मन में उठने शुरू हो गए थे, ठीक है। और क्या होता है, आप सभी जानते ही हैं कि जब हमारे मन में सवाल उत्पन्न होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में फिर क्या होगा? वाद विवाद शुरू हो जाएगा, है ना। सभी लोग अपने अपने थॉट्स, अपने अपने जो विचार हैं, अपने अपने आइडियाज हैं, वो एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चर्चाएं शुरू हो जाएंगी इन पर। तो सेम यहाँ पर भी वही हुआ। जब लोगों के मन में नए प्रश्न उठे तो अब पारी किसकी थी? वाद विवाद की और चर्चाओं की, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 2.3 हमारा टॉपिक है वाद विवाद और चर्चाएं, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। पहला हमारा जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, उस टाइम पे शिक्षक जो थे, जो टीचर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर के एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से क्या करते थे? तर्क वितर्क करते थे। जब नए नए प्रश्न उठने लगे तो जो टीचर्स थे, ठीक है, जो लोगों को सिखाते थे, बताते थे, ठीक ना, तो वो अब एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते थे? घूमते थे और अपने बारे में जो वो समझते हैं, ठीक है, विश्व को लेकर के अपने दर्शन और विश्व के बारे में जो भी उनकी समझ थी, वो एक दूसरे से क्या करते थे? बातें करते थे, तर्क वितर्क करते थे, चर्चाएं करते थे, ठीक है।
और ये जो चर्चाएं थी, ये जो बातें थी उस टाइम पे, ये कहाँ होती थी? ये चर्चाएं कूटागारशालाओं, ठीक है, कूटागारशालाओं यानी कि नुकीली छत वाली झोपड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। ठीक है, तो इन जगहों पर जो है ये चर्चाएं होती थी। लोग जो थे, जो शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, वो इन जगहों पर इकट्ठा होते थे लोग, और सामान्य पीपल भी थे। ऐसा नहीं था कि बस टीचर ही टीचर को पढ़ा रहा है ना, ऐसा तो नहीं होगा। टीचर्स है, उसके साथ में उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी है, ठीक है ना। और जो आम जनता है, सामान्य पीपल जो है, ठीक ना, वो भी है। और सब एक जगह मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, तर्क वितर्क हो रहा है, सब अपने अपने थॉट्स बता रहे हैं, अपने अपने आइडियाज बता रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ होती थी? तो कूटागार शलाओं यानी कि नुकीली छत वाली जो झोपड़ी होती थी उसमें होती थी, या फिर ऐसे उपवन में जहां ये घुमक्कड़ जो लोग थे ये रहते थे, ठीक है। अब देखो होता क्या था इसमें, कि यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था, ठीक है। अब एक जो टीचर था, जब जिससे वो वाद विवाद कर रहा है, जो उसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो उसका प्रतिद्वंदी है, उसको जब अपने तर्क से, ठीक है, अपनी बातों से पूरी तरीके से कन्वेंस कर लेता था, तो जो कन्वेंस हो जाता था वो क्या होता था, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ में वो भी शिष्य बन जाता था, उनका स्टूडेंट बन जाता था, जो समझा लेता था उसका, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लौकिक सुखों से आगे, ठीक है। हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बट ठीक है, हम अभी ये टॉपिक है इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश, ठीक है। जो भगवान महावीर थे, इनका क्या संदेश है। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे, ठीक है। महावीर जो थे, ये पहले 23 शिक्षक हो, महावीर से पहले जो थे 23 शिक्षक हो चुके थे, और उन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जैन जो होते हैं, जैनों में जो उनके टीचर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का क्या मतलब होता है? यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, ठीक है। तीर्थंकर किसे कहा जाता है? वे महापुरुष जो पुरुषों को और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, ठीक। जो महावीर थे, इनका पोजीशन कौन सा था? 24th, ठीक है ना। ये 24वें पोजीशन पे थे, लेकिन इनका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ठीक है। अब देखिए, जो जैन दर्शन है इसमें क्या बताया गया है कि जो संपूर्ण विश्व है, ये पूरा विश्व जो है इसमें प्राण है। प्राणवान का मतलब क्या होता है? कि हर चीज में प्राण है, ठीक है। इनका क्या मानना था? जैन दर्शन में क्या बताया गया है कि हर चीज, जैसे देखो क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ना चीजों को सजीव और निर्जीव, है ना, इसमें बांट रखा है ना, कि कुछ चीजें जो होती है वो सजीव होती हैं, कुछ चीजें जो होती है निर्जीव होती हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन यहाँ ये बताया गया है जैन दर्शन में कि संपूर्ण विश्व, जो पूरा होल वर्ल्ड जो है, उसमें क्या है? वो प्राणवान है, ठीक है, उसमें जान है। आप देखिए, यहाँ भी देखिए क्या इनका कहना है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है, ठीक है। जैन दर्शन में बताया गया है कि पत्थर में, चट्टान में और जल में भी जीवन होता है, ठीक है। जीवों के प्रति अहिंसा, खास करके इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। जैन जो मान्यता है उसके अनुसार क्या है कि जो आपका जन्म है और जो पुनर्जन्म है, इसका जो चक्र है, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? आपके कर्म के द्वारा, जो कर्मा है ना।
कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जैन दर्शन में बताया गया है कि आपका जो कर्म है, ठीक है, आपने जो कर्म किया है इसके चक्र से, ठीक है, मुक्ति के लिए, आपको छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग और तपस्या की आपको जरूरत होगी। ठीक है, यह संसार त्याग से ही संभव हो सकता है, इस संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। ठीक है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जो जैन मान्यता है, जो जैन दर्शन है, उसमें यह बताया गया कि ये जो त्याग और तपस्या है, जो बताया गया है कि कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये कैसा त्याग था? ये संसार का त्याग था। ठीक है ना? तो इस संसार को त्याग करके ही यह सब संभव हो सकता है। तो इसलिए यह अनिवार्य किया गया कि जो भी इस तरीके से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? विहारों में निवास करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैन साधु और साध्वी जो 5 नियम करते थे। ठीक है, 5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। पहला क्या है? हत्या न करना, ठीक है, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। ये 5 नियम हैं जिन्हें कि सभी को, जो भी जैन अनुयायी हैं, उनको ये चीजें फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, क्या है? हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। ठीक, यहां तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नहीं तो आपका जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को फिर मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना? तो चलिए, इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 3.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी ऐसा लगता है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या आपको अच्छा लगा, है ना? मैं हर चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है? तो चलिए बच्चों, अब आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।